तो स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलरली क्या है कि भाई amount of energy needed to rise the temperature of that sample by 1 degree centigrade. तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी हर एक की जो स्पेसिफिक हीट है उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने के लिए वो डिफरेंट होगी। जैसे मिल्क की कुछ और होगी, इसी तरह वाटर की कुछ और है, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंडेंट है और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंडेंट है। जितनी हम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो उतना ज़्यादा हमें हीट चाहिए होगी। तो स्पेसिफिक हीट को जो है वो हम कांस्टेंट भी हम कर सकते हैं गैसेस के लिए। जिस तरह से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ मास ऑफ 1 मोल, कि 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस है, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मास को कांस्टेंट करना चाहें तो वहाँ पे कांस्टेंट कर लें कि वो स्पेसिफिक हीट जो है वो इतने मास के लिए है, ठीक है। वरना स्पेसिफिक हीट मास पे भी डिपेंडेंट है और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंडेंट है। वो लेट से हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको डेल टी कह देते हैं हम। तो सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, कि जितना हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उतना उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल लगाएंगे तो वहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है, और C जो है उसको हम स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसी से हमने ड्राइव किया हुआ C इज इक्वल्स टू Q ओवर डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि Q और डेल टी जो है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ स्पेसिफिक हीट्स जो है वो डिफाइन की हुई हैं। जो मास जो है उसको हमने किलोग्राम्स में लिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर के ऊपर उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है, यानी अगर वो रूम टेम्परेचर पे मौजूद हैं तो उनके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस के लिए हमें कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, उसको हमने डिफाइन किया, ठीक है। जॉल पर केजी पर सेंटीग्रेड इसका जो है वो यूनिट है। तो मुख्तलिफ एल्यूमिनियम के लिए हमें 900 चाहिए। इसी तरह से वाटर के लिए, वाटर की जो होती है ना स्पेसिफिक हीट वो काफ़ी हाई होती है। आप इस टेबल में से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को, ये टेबल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट सी ऑफ अ सब्सटेंस इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अभी हमने बात की कि मास के ऊपर डिपेंडेंट है कि पर यूनिट मास, जितना मास आप बढ़ाते जाएंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। हर एक मास के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। Therefore, if energy Q transferred to a sample of a substance with mass m, the temperature of the sample changes by del T, the specific heat of the substance। देखो कोई पुराना फॉर्मूला, सिर्फ नीचे m आ गया इसके अंदर, पर यूनिट मास है ना, कि मास के जितना मास आप बढ़ाते जाएंगे स्पेसिफिक हीट उतनी ज़्यादा हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे मास जो है वो ऐड हो गया। तो अब टोटल एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, ये m और डेल टी जो है वो c से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो q इज इक्वल्स टू m c इंटू डेल टी, जिसमें m जो है वो मास ऑफ द सब्सटेंस है, c जो है वो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, और डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है, जो हीट प्रोवाइड करने की वजह से सिस्टम में चेंज आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे हमने कंसीडर की है। फॉर एग्जांपल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 0.500 kg ऑफ वाटर बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अब हमने 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर राइज करना है, किसका, वाटर का। तो हमें कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर है, देखो पिछला फॉर्मूला जरा, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। m जो है दैट इज द मास, c हीट कैपेसिटी, डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अब मास 0.5 kg, ओके। स्पेसिफिक हीट वाटर की है, जो वैल्यू टेबल में है वहां से हम देखेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है
3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो मास आ गया, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, एंड देन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देन चेंज इन टेम्परेचर। तो अब ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मैं तुम लोगों को दिखा दूं यहाँ पे कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहाँ पे वाटर के लिए क्या है। ये रही। ठीक, तो ये वैल्यूज जो है वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट की। तो जब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो करने के बाद जो है वो हमारे पास वैल्यू जो आ गई दैट इज 6.283 मल्टीप्लाइड 10 टू द रेज़ पावर 6.28 मल्टीप्लाइड 10 टू द रेज़ पावर 3 जॉल ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है हाफ के जी ऑफ वाटर यानी 0.5 के जी ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए एट स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, notice that when the temperature increases q and del t are taken to be positive। ठीक है, ये साइन कन्वेंशंस हैं कुछ जो जहन में रखनी है कि जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा तो q और डेल टी दोनों की वैल्यूज को पॉजिटिव लिया जाएगा। एंड एनर्जी ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि हम सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो Q और T की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यानी एनर्जी और टेम्परेचर की वैल्यूज पॉजिटिव कंसीडर होंगी। और इसका क्या मतलब है कि हम एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो Q और डेल T की वैल्यू नेगेटिव होंगी, और इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम में से एनर्जी निकाली जा रही है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट का मतलब बेसिकली होता है हिडन, जो में नजर नहीं आ रही। लेटेंट हीट इसका मतलब है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ हिडन हीट जो हमें नजर नहीं आ रही। लेटेंट हीट जो है वो ऑब्जर्व हम करते हैं जब फेज में चेंज आ रहा हो। ठीक है, जब फेज जो है वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस वक्त जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक, in some situations however the transfer of energy does not result in change in temperature। अभी हमने पीछे पढ़ा इसके अंदर के टेम्परेचर और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, किसके अंदर, जो हमने स्पेसिफिक हीट में पढ़ा। ठीक है, कि टेम्परेचर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सम सिचुएशंस however the transfer of energy does not result in change in the temperature। कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट इज द केस व्हेन द फिजिकल characteristics of a substance change from one form to another form। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी थोड़ी बहुत, जहाँ हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, कि जब फेज चेंज हो रहा होता है तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को तो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऑल दो चेंजेस आ रहे होते हैं, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन जरूर है आपस में, बट वो अप टू सम एक्सटेंट दैट इज अ लिमिटेड रिलेशन, हर जगह पे वैलिड नहीं है। तो इसी तरह से व्हेन द फेज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंजिंग, तो जो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट रिलेशन। तो तब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है बट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा होता जब फेज को चेंज करें। जिस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में कि उसके अंदर पानी भी मौजूद है और उसके अंदर आइस जो है वो भी अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो अब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन
जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ऑल्दो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है कि वाटर जो आइस है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। जब तक पूरी तरह से आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं करेगा। अब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है? इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं, हिडन हीट कहते हैं, कि वो हीट जो है वो हिडन है, वो हमें नजर नहीं आ रही कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, हो गया कि वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी लेटेंट हीट किस तरह से कि वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसके फेज को चेंज करने के लिए। और जब तक उसका फेज कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी उसके फेज चेंज में जो है वो यूटिलाइज होती रहेगी, और जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से बॉइलिंग, जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है उस लिक्विड का वो उससे ऊपर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो फर्दर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो लेटेंट हीट जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है उसको वेपराइज करने के लिए। उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन के जो है वो निकल रही होती है उस सिस्टम में से, तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होता। All such phase changes involve a change in the system's internal energy, but no change in the temperature. The increase in internal energy in boiling, for example, is represented by the breaking of bonds between molecules in the liquid state. This bond breaking allow the molecules to move further apart in the gaseous state with a corresponding increase in the intermolecular potential energy. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, ब्रेक होने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा होता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गेटिंग फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जब वो गैसियस फॉर्म में होते हैं तो उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है, क्योंकि उनके बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है जाहिर सी बात है वो जो बॉन्ड्स के दरमियान मौजूद होती है वो चेंज होती है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, बट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। अच्छा, कंसीडर हम सिस्टम एक कंसीडर करते हैं containing a substance in two phases in equilibrium such as water and ice। जब देखो वाटर एंड आइस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ हायर फेज मटेरियल वाटर इन system is mi। now imagine that energy q enters the system, as a result the final amount of water is mf। देखो जो जिसका जब हम किसी भी चीज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अ, जो फेज ज्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना उसको हम हाई फेज मटेरियल कहते हैं। अगर हम आइस और वाटर की बात कर रहे हैं तो उस उधर जो वाटर है वो हाई फेज मटेरियल है। इसी तरह से अगर हम वाटर और गैस की गैसियस फॉर्म की बात करें तो गैसियस फॉर्म जो है दैट इज अ हाई फेज मटेरियल, ठीक है। तो ये जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हाई फेज मटेरियल, वो क्या है जिस जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है जो चीज, ठीक है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ द हाई फेज मटेरियल वाटर, हाई फेज मटेरियल वाटर है यहाँ पे, क्योंकि जो आइस है दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वाटर व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम। तो एम आई से उसका मैस जो है वो एम एफ हो गया, और जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज क्यू, ठीक है। हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो क्यू है। तो देखो ये इनिशियल मास हो गया, दैट इज फाइनल मास, ओ सॉरी दैट इज द एनर्जी प्रोवाइड क्यू। एम एफ जो है ये फाइनल मास हमारे पास हो गया ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द सम ice, therefore the amount of ice that melted equal to the amount of new water, ठीक है। कि इनिशियल अमाउंट जो थी वाटर की और जो फाइनल अमाउंट है इनका अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो बच जाने वाली आइस जाहिर सी बात हमारे पास आ जाएगी। वी डिफाइन द लेटेंट हीट फेज चेंज एज, तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, एल इज इक्वल्स टू क्यू ओवर डेल एम।
द पैरामीटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। एल जो कैपिटल एल है वो लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम हिडन हीट कहते हैं। as this added to remove energy does not result in the temperature change, कि ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लेके आती, सिर्फ फेज को चेंज करती है। द वैल्यू ऑफ एल फॉर अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फेज चेंज एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, कि हम कौन सी फेज से किस फेज में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है लेटेंट हीट की वैल्यू जो है। ठीक है, और उसके अलावा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, from the definition of latent heat and again choosing heat as our energy transfer mechanism, the energy required, तो वो देखो जो पिछला फॉर्मूला था हमारा उसी से ये L is equals to Q over delta M था, तो Q is equals to हमारे पास एल एम की इक्वल हो गया। तो ये बेसिक चीजें, इसके अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है इसमें। अच्छा, लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक फ्यूजन होती है और एक वेपराइजेशन होती है। फ्यूजन होती है जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपराइजेशन होती है जब लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डिफरेंट होगी, जो वेपराइजेशन है वो डिफरेंट होगी। जिस तरह से आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कुछ और होगी। और जब वही वाटर कन्वर्ट होगा बॉयल होने के बाद गैसियस फॉर्म में यानी वेपर्स फॉर्म में, तो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो मुख्तलिफ होगी। इसके अंदर भी उसी तरह से साइन कन्वेंशन हैं जिस तरह से हमने स्पेसिफिक हीट में पढ़ा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है खास इसके अंदर साइन कन्वेंशंस में। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो रहा है, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जो कि चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे आप ये वाली अगर लाइन देखें तो ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा। ऑल्दो हीट जो है, एनर्जी जो है, ये देखो एनर्जी यहाँ से इंक्रीज हो रही है इस तरफ को, बट टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो कोई चेंज टेम्परेचर में बी पॉइंट पे नहीं आ रहा, लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज हुई है 62.7 से 396 पे चलेगी। देन जब वो सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई तो टेम्परेचर सी सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें एनर्जी भी ऐड करते जा रहे हैं। 396 टू 815 ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही 100 की वैल्यू जो है उसने यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर रहा है, उसके बाद ये फिर सारा जो रीजन है ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है डी। अब क्या हो रहा है कि ये बॉयल हो रहा है। ठीक, जब तक सारा सब्सटेंस जो है वो बॉयल नहीं हो जाएगा ई सेक्शन तक, तब तक कोई चेंज जो है वो टेम्परेचर में नहीं आ रहा। ऑल दो देखो 8152 एनर्जी लीनियरली हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क अबाउट इट?